हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है कीमती लाल भगत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में क्या हुआ कि कीमती लाल जी के खिलाफ 2007 में एफआईआर लॉन्च की गई थी। हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कॉमन इंटेंशन वगैरह के सेक्शंस में। और उसी साल कंप्लेनेंट और कीमती लाल के बीच में कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। कंप्लेनेंट ने एफिडेविट तक फाइल कर दिया था। पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार की सेटलमेंट को एक्नॉलेज करते हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने कभी फाइल ही नहीं की गई। फॉर 15 years इट वाज नेवर फाइल्ड। इसका मतलब है टेक्निकली एफआईआर पेंडिंग है और कीमती लाल जी के ऊपर तलवार लटक रही है, क्रिमिनल चार्जेस की, क्रिमिनल ट्रायल की। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सेक्शन 528 बीएनएसएस में एप्लीकेशन फाइल की कि भाई इस प्रोलॉन्ग्ड हरासमेंट को मेरे अगेंस्ट क्वॉश कर दीजिए। दिस वाज नॉट द फर्स्ट स्टेप दैट ही टुक। ही हैड एक्चुअली बीन ट्राइंग टू गेट दिस कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल्ड फॉर मेनी इयर्स। सब कुछ कर लिया था इन्होंने, है ना। इन्होंने पुलिस को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, कहा कि भाई आप मेरी जो कैंसिलेशन रिपोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट के सामने लगाएं। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हुए, कमिश्नर, हाई अथॉरिटीज के पास तक ये पहुंच गए थे, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। स्टेट का एक्सक्यूज था कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाई थी, एफआईआर की थी, जिन्होंने फाइल नहीं की, जिन्होंने बना के जिनकी फाइल करने की ड्यूटी थी, वो रिटायर हो गए हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या एक्ट, कोई भी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना तो नामुमकिन है, इट इज बार्ड। बस एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर है जो अभी भी सर्विस में, उसके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस हम इशू कर देते हैं। फाइनली 2025 में डीजीपी ने एक सर्कुलर इशू किया जहां पे कहा कि भाई ये कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्ट्रीमलाइन करिए, मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल कीजिए। अब दिस इज नॉट ऑन व्हाट अक्यूज डिड और राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्सिक्वेंसेज एटसेट्रा। इट इज एक्चुअली ऑन स्टेट इनएक्शन। ये केस स्टेट इनएक्शन पर ही है। ऑन पेपर लॉ किसी भी तरह का टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि आप कैंसिलेशन रिपोर्ट को इस टाइम में फाइल करेंगे, है ना, या फिर चार्जशीट फाइल करने का तो टाइम है ऑब्वियसली, लेकिन कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करने का कोई टाइम नहीं लॉ में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो क्या रियलिटी ये वारंट करती है कि पुलिस उस पर इंडेफिनिटली बैठी रह सकती है, 15-15 साल लगा सकती है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में? अब पेटिशनर का जो ग्रीवेंस है वो एंडलेस डीले का है कि एंडलेस डीले से हैरासमेंट होता है, जस्टिस डिनाई कर देते हो आप मुझे, क्लोजर नहीं है, प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो रही, मैं क्रिमिनल नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं क्रिमिनल बना हुआ हूं। क्यों? क्योंकि आप एक दस्तावेज को कोर्ट में नहीं जमा कर रहे। समझ आ रहा है? तो कोर्ट का कंसर्न क्या है कि कोर्ट, पुलिस को कोड ने, लॉ ने एक डिस्क्रेशन दे रखा है कि आप अपने हिसाब से कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कीजिए। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन इज अ मोर सीरियस प्रोसेस। सोचने वाली बात है, जब क्रिमिनल मशीनरी या इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी मोशन में आती है तो हर पहलू को जांच पड़ताल में रखा जाता है। अगर आप उस केस को क्लोज करने का डिसीजन लेते हैं तो यू नीड टू बी श्योर कि हाँ आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी जेन्युइन क्लेम को या जेन्युइन ग्रीवेंस को क्लोज कर दिया तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। सोचने वाली बात है ना भाई। अगर चार्जेस फ्रिवलेस हैं या कुछ भी गलत है तो ट्रायल में वो चीज सामने आ जाएगा, एक इनोसेंट व्यक्ति छूट ही जाएगा। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी स्टेप में इनिशियल प्रोसीडिंग्स को ही आपने क्लोज कर दिया, अरे केस नहीं है, केस नहीं है, बंद कर दिया, तो किसी विक्टिम के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। इसीलिए क्लोज करने से पहले पुलिस अच्छे से खुद को सेटिस्फाई कर लेती है, और इसलिए लॉ ने एक डिस्क्रेशन दे रखा है उनको कि आप अच्छे से सेटिस्फाई कर लीजिए, हम आप पे कोई टाइम लिमिट नहीं लगाएंगे। लेकिन यही डिस्क्रेशन जब इनएक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो लॉ आर्बिट्ररी हो जाता है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट चला जाता है, और यही इस केस का प्राइमरी कंसर्न भी था। 15 साल का डिले इन प्रेजेंटिंग अ कैंसिलेशन रिपोर्ट डिस्पाइट कॉम्प्रोमाइज रिपोर्ट प्रिपरेशन, इज इट परमिसेबल under police discretion or the powers given to the police under Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, or does it amount to violation of section 193 BNSS जो कि lay down करती है duty to complete investigation without delay, ठीक है, and abuse of process। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उस पर आ जाते हैं।
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि the authority to initiate and pursue prosecution constitutes an inherent and inalienable element of the sovereign power of the state, emphasizing कि ये पावर एक mere privilege नहीं है, एक solemn public trust है जिसे बहुत diligence और transparency के साथ exercise करना जरूरी है rule of law के principles की foundational principles को uphold करने के लिए। जस्टिस सुमीत गोयल ने नोट किया कि वाइल लेजिस्लेचर ने इंटेंशनली एब्सटेन किया है एक मैंडेटरी टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब करने से फाइनल रिपोर्ट्स के प्रेजेंटेशन में, देयर बाय अलाउइंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अ मेजर ऑफ डिस्क्रेशन, ये डिस्क्रेशन ना तो एब्सोल्यूट है ना अनब्रिडल्ड है, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग इंपेरेटिव है रीजन, डिलिजेंस और रीजनेबलनेस का, कि अगर आप टाइम ले रहे हैं और वो टाइम ज्यादा है तो आपके पास उस ज्यादा टाइम का रीजन है, आप रीजन के साथ, डिलिजेंस के साथ, जस्टिस के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, और उसमें अगर टाइम लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बिना अगर आप अनलिमिटेड टाइम लेने लगते हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से ढह जाता है, खत्म हो जाता है। कोर्ट ने हैल्सबरी के प्रिंसिपल को, लॉर्ड हैल्सबरी के प्रिंसिपल को इन्वोक करते कहा है कि डिस्क्रेशन का मतलब है समथिंग टू बी डन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रीजन। डिस्क्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे आर्बिट्रेरिली, नो, व्हाट गवर्न्स यू इज नॉट द लॉ पर से बट रीजन। You are governed by the rules of reason, justice, not according to private opinion, according to law and not humor, being neither arbitrary, vague, nor fanciful, but legal and regular, exercised within limits to which an honest man competent to discharge his office ought to confine himself. ये हैल्सबरी का प्रिंसिपल है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, रूल ऑफ लॉ का एक ब्रांच है। कोर्ट हेल्ड कि जब प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रेशन ट्रांसलेट्स इनटू अनजस्टिफिएबल एंड इनऑर्डिनेट डिले स्पैनिंग 15 years, तो वो एक एंटीथीसिस है रूल ऑफ लॉ की, with non-application of mind, lack of diligence, effectively amounting to an abdication of statutory and constitutional duty, converting procedural flexibility into an instrument of arbitrariness. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लेथार्जिक कंडक्ट जो है उसे कर्व करना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब कोर्ट एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अडॉप्ट करे जहां पे इस कंपार्टमेंट को, इस पूरे एक्सरसाइज को पीनलाइज किया जा सके, आइडेंटिफाइंग इंटरपोजिशन ऑफ कॉस्ट्स एज नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट टू वीड आउट अनसर्कुलस कंडक्ट एंड इंश्योर दैट स्टेट ऑफिशियल्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विद रिक्विजिट डिलिजेंस। राइट, डायरेक्ट डीजीपी का जो ऑर्डर था उसे वेलकम किया गया और ये कोर्ट के डायरेक्शंस थे। स्टेट, लाइक आई सेड, स्टेट के इनएक्शन पर ये केस है, रूल ऑफ लॉ पे अच्छा केस है। 193 क्या कहता है? रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसेक्शन 1, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। सबसेक्शन 3, ऑफिसर शैल फॉरवर्ड रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट एज सून एज इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। डिले इन फाइलिंग 193(1) मैंडेट करता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन विदाउट अननेसेसरी डिले, एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी क्रिएट करता है टाइमली रिपोर्ट सबमिशन की। 193 क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 रिक्वायर्स कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए रिपोर्ट को इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं होना चाहिए। 15 साल का डिले कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करने में 193 को वायलेट करता है। सच प्रोट्रैक्टेड डिले नलिफाइज सेक्शन 193। ठीक है, तो दिस इज द केस। ओके, अब अपने अगले केस की तरफ आते हैं, महेश राम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब महेश राम जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 1973 में ये ज्वाइन किया था इन्होंने। इनकी शादी हुई कमलेश देवी से, लेकिन कमलेश देवी से इनके बच्चे नहीं हुए। ही गॉट मैरिड टू कमलेश देवी इन 1994 बट नो चाइल्ड वाज बोर्न ऑफ दिस मैरिज। तो कमलेश देवी और उनके इनलॉज के इंसिस्टेंस पर इन्होंने इनकी छोटी बहन ज्वाला देवी से शादी कर ली। ठीक है, अब पेटिशनर जो है वो 2003 में रिटायर हुए और पेंशन को ड्रॉ करने लगे। इनके डॉक्यूमेंट्स में कमलेश देवी ही इनकी पत्नी थी। जो शादी हुई थी ज्वाला देवी से वो हिंदू रीति रिवाज से ही हुई थी और पहली शादी कमलेश देवी से उसे डिसॉल्व नहीं किया गया था। ठीक, अब 2020 में कमलेश देवी की डेथ हो गई, तो इन्होंने, महेश राम जी ने
2021 में ज्वाला देवी को नॉमिनी बनाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की। डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी है रिक्वेस्ट, ये कहते हुए कि भाई सेकंड वाइफ तो एंटाइटल्ड ही नहीं है इस बेनिफिट से। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के चलते ये आपकी पत्नी ही नहीं है। दिस marriage is not recognized as per this section and hence no benefits shall be entitled to the lady who is not your wife as per law. ठीक। एंड रूल 54 ऑफ CCS पेंशन रूल्स कि सेकेंड मैरिज जो कि फर्स्ट मैरिज के सबसिस्टेंस के दौरान की गई हो वो नल एंड वॉइड है और उस मैरिज से होने वाले बच्चे पत्नी किसी को पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। अब ये हाई कोर्ट जाते हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जाते हैं, इन्होंने इस रिजेक्शन को चैलेंज किया, कहा कि भाई ज्वाला देवी के नाम को इंक्लूड किया जाए। अब देखिए डिपार्टमेंट का व्यू, सेकंड मैरिज इलीगल है, कोई पेंशन राइट्स नहीं मिलेंगे एटसेट्रा। पेटिशनर का केस है कि ज्वाला देवी और वो 1994 से साथ में रह रहे हैं और उनकी वाइफ 2020 में मर भी गई। कोई काउंटर क्लेम नहीं है, कोई सक्सेसर नहीं है, कोई राइवल नहीं है जो इस मेरे इस एप्लीकेशन को या मेरे इस रिक्वेस्ट को चैलेंज कर रहा हो। देयर इज नथिंग विच इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद माई रिक्वेस्ट, देयर इज नोबडी कंपीटिंग। कोई नहीं कह रहा कि अरे मैं पहली पत्नी हूँ मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, कोई बच्चा नहीं कह रहा कि मैं पहली पत्नी का बच्चा हूँ मुझे मिलना चाहिए, सेकंड वाइफ को नहीं मिलना चाहिए। देयर इज नो काउंटर क्लेम, बेसिकली देयर इज नथिंग कॉन्फ्लिक्टिंग गोइंग ऑन। आप बहुत आराम से इन्हें नॉमिनी बना सकते हैं। अब ये जो केस है ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि देयर इज अ क्लैश बिटवीन स्ट्रिक्ट लीगैलिटी, इलीगल मैरिज अंडर HMA CCS पेंशन रूल्स, दैट इज मतलब एक तो पॉइंट ये है, एंड दी एक्विटेबल जस्टिस, इन दोनों के बीच में क्लैश है। इतना लंबा कोहैबिटेशन है, फैमिली के कंसेंट से शादी हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा अगर ज्वाला देवी नॉमिनी बन भी जाती हैं तो लीगल इशू यही आता है कि एक सेकंड वाइफ जिसकी मैरिज टेक्निकली सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वॉइड है, क्या उसे फैमिली पेंशन के बेनिफिट्स डिनाई किए जा सकते हैं, स्पेशली इन अ केस जहां पे हैबिटेशन बहुत लॉन्ग है, 1994 से है, फर्स्ट वाइफ मर चुकी है और कोई कंपीटिंग क्लेमेंट नहीं है जो उनकी इस क्लेम को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो या चैलेंज कर रहा हो। अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट पेटिशनर की मैरिज को विद ज्वाला देवी ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज ऑब्वियसली इलीगल कंसिडर करता है, लेकिन पेक्यूलियर फैक्ट्स को कंसिडर करना भी जरूरी है। फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इस पूरे केस में डिफरेंट है। कोर्ट ने श्रीराम बाई वर्सेस कैप्टन रिकॉर्ड ऑफिसर 2023 के केस को प्रेसिडेंशियल वैल्यू में रख के ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूअस कोहैबिटेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ अ वैलिड मैरिज। इस केस में होल्ड किया गया था ये, और हैवी बर्डन उन लोगों पे प्लेस कर देता है जो इस लीगल रिलेशनशिप को डिस्प्रूव कर रहे हैं, है ना। इस केस में ये भी नहीं था, नोबडी वाज डिस्प्रूविंग दैट रिलेशनशिप। Court found that since there is no dispute about the marriage between petitioner and Mrs. Jwala Devi, और वो 1994 से साथ रह रहे हैं, ऑब्जेक्शन सेकंड मैरिज का ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस शुड बी ओवररूल्ड। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पेटिशनर के वो मेजर बन चुके हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस नॉमिनेशन पे, इस नॉमिनी चेंज पे। वो ज्वाला देवी को लीगली वेडेड वाइफ के रूप में रिकॉग्नाइज भी करते हैं, तो अगर इनको नॉमिनी बना भी दिया जाता है तो किसी का राइट वायलेट नहीं होता, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, किसी के साथ प्रेजुडिस नहीं होता। इनफैक्ट अगर इन्हें नॉमिनी नहीं बनाया जाता है तो ये प्रेजुडिस में आ जाएंगी अगर महेश बाबू इनसे पहले मर जाते हैं तो। कोर्ट ने नोट किया there was no one else except the petitioner who would claim family pension in the event of his demise। इनकी मृत्यु के सिचुएशन में और कोई है ही नहीं जिसे पेंशन मिल सके। there is no conflict whatsoever except ज्वाला देवी। technically nobody is entitled to महेश बाबू's pension, ठीक है। इसीलिए एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है ये। सपोर्टिव प्रीसिडेंट्स को कोर्ट ने साइड किया है। कुसुमलता वर्सेस स्टेट ऑफ HP 2024 का केस है, राधा देवी वर्सेस चीफ जनरल मैनेजर 2022 का केस है, जहां पे सिमिलर रिलीफ सेकंड वाइफ्स को दी गई थी, सर्कमस्टांसेस इसी तरह के थे। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि डिस्पाइट रूल्स प्रोहिबिटिंग सेकंड मैरिज ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ अर्लियर मैरिज,
ये peculiar circumstances of long cohabitation, absence of competing claims, family's consent justified allowing the pension. तो ज्वाला देवी की जो नाम की एंट्री थी उसको डायरेक्ट किया गया है इन सर्विस रिकॉर्ड्स, रिप्लेसिंग मिसेस कमलेश देवी. अथॉरिटीज को ऑर्डर किया गया कि प्रोसेस को जल्दी से जल्दी आप 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कीजिए और रिजेक्शन ऑर्डर को वॉश कर दिया गया. ठीक है. जब इस तरह के वेलफेयर प्रिंसिपल्स आते हैं तो कोर्ट टेक्निकलिटी और स्ट्रिक्ट लीगल कंप्लायंस से हट के इक्विटी की तरफ जाता है ना. ये एक जनरल स्टैंस रहता ही है जुडिशरी का, इसी को न्याय कहते हैं, यही न्याय है. क्या है लीगल प्रोविजंस जिन्हें रेफर किया गया? सेक्शन 5 ऑफ HMA पता ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. Neither party has a spouse living at the time of marriage. At the time of marriage, neither party is incapable of giving a valid consent. Bridegroom has completed the age of majority 21-18. Parties not within the prohibited degrees, not subpendas of each other. Rule 54 of Central Civil Services Pension Rules. जब a government servant contracts another marriage during the lifetime of her spouse, pension gratuity earned by such government servant shall be forfeited. However, the authorities may by order restore the whole or part of pension and gratuity so forfeited. No family pension shall be payable to a wife or husband whose marriage with the government servants was contracted during the lifetime of a previous wife or husband. ठीक है. Article 142 of the Constitution, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matters pending before it. ठीक है. आर्टिकल 142 ये केसेस रेफर किए गए हैं, ये हमने पढ़ ही लिए. तो बड़ा अच्छा केस है और इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं. कहाँ इंक्लूड करेंगे आप खुद ही समझदार हैं, है ना. नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में इसको इंक्लूड किया जा सकता है. और सेक्शन 5 में तो इसको रेफर भले ही किया गया लेकिन सेक्शन 5 में नहीं इंक्लूड किया जा सकता. लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म, नेचुरल जस्टिस, है ना, इन सब बैलेंसिंग, लीगल कंप्लायंस एंड इक्विटी, इस तरह के आंसर्स में एक मतलब है इनोवेटिव सा एप्लीकेशन होगा इस आंसर का. लेकिन आप करें तो जरूर करें, है ना. दीज आर द केसेस फॉर टुडे. अगर कोई और नया क्रिएटिव तरीका है आपके पास इस आंसर को साइट करने का तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं. आई शैल रियली अप्रिशिएट इट. और अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के केसेस के साथ. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर. बाय बाय.